ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका चाहती तो उसी वक्त उन सारे स्टूडेंट के साथ एक ही झटके में फाइट करके उन्हें ढेर कर सकती थी, मगर अनिका जानना चाहती थी कि आखिर प्रोफेसर एलिस अनिका को क्या सजा देना चाहते थे। अनिका झटके से अपना हाथ उन स्टूडेंट के हाथ से छुड़ाया और बड़ी ही कॉन्फिडेंटली प्रोफेसर एलिस को देखती रही। प्रोफेसर एलिस ने अनिका की आंखों में कॉन्फिडेंस देखते हुए अपने सारे स्टूडेंट को इशारा करते हुए कहा, आज इसे पता चल जाएगा कि बायो मेडिसिन की दुनिया में असली सितारा कौन है। आज मेरी एक्सपेरिमेंट का आखिरी दिन है। इस लड़के की आंखों के सामने जब मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होगा और हमें कामयाबी मिलेगी, तब इसे एहसास होगा कि डॉक्टर अमृता मेरे सामने अभी एक छोटी सी चिट्ठी के बराबर है। प्रोफेसर एलिस ने जो बात कही थी, वह बातें सुनकर अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि आज प्रोफेसर एलिस की एक्सपेरिमेंट का आखिरी दिन था। अनिका ने प्रोफेसर एलिस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी थी। उसे पता था कि अभी प्रोजेक्ट में काफी खामियां थी जिसे पूरा करना होगा। अनिका ने खुद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश भी की थी, मगर प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से अनिका का एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाया था। प्रोफेसर एलिस ने अपने स्टूडेंट को इशारा करते हुए लेबोरेटरी के अंदर बने हुए इस खास कमरे की ओर जाने का इशारा किया। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे सारे असिस्टेंट अपनी अपनी रीडिंग्स लेकर प्रोफेसर एलिस के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चले गए। जब अनिका भी बाकी स्टूडेंट के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई, तब उसने देखा कि एक काफी अंधेरे कमरे में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी थी, जो एक कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई थी। प्रोजेक्टर ऑन होते ही सारे स्टूडेंट ने अपनी अपनी रीडिंग एक पेन ड्राइव में भरकर प्रोफेसर एलिस के हवाले कर दी। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद प्रोफेसर एलिस ने सारे रीडिंग को एक सिग्नल फाइल में इकट्ठा करके सारे रीडिंग को प्रोजेक्टर के जरिए डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। सारे स्टूडेंट काफी एक्साइटेड होकर प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर देखने लगे थे। स्क्रीन ऑन होते ही स्क्रीन पर कई सारे रीडिंग्स एक के बाद एक दिखने लगे। सारा का सारा न्यूमेरिकल डाटा एक साथ स्क्रीन पर एक के बाद एक फ्लैश होने लगा। कई सारे केमिकल फार्मूला और परम्यूटेशन कम्युनिकेशन के जरिए पाए गए सैंपल रिपोर्ट डिस्प्ले होने लगे। अनिका ये सब कुछ देखकर हैरान थी, क्योंकि अनिका जानती थी कि अभी इन सारे रीडिंग्स में कुछ खामियां थी और एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही इन सारी खामियों को दूर करना बेहद जरूरी था। मगर प्रोफेसर एलिस और बाकी स्टूडेंट के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर खुद अनिका भी हैरान थी। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे रिजल्ट को देखने के बाद प्रोफेसर एलिस जोर जोर से हंसते हुए अपने स्टूडेंट से कहने लगे, आज फैसला हो जाएगा कि बायोमेडिसिन की दुनिया का बादशाह कौन है। डॉक्टर अमृता ने मुझे हराने की लाख कोशिश की, मगर आज वो डॉक्टर अमृता हमेशा हमेशा के लिए मेरे सामने हार जाएगी। वह अब जब भी मुझसे मिलेगी अपना सर झुकाए खड़ी होगी और इस लड़की के दिल से भी ये वहम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि डॉक्टर अमृता मुझसे बेहतर प्रोफेसर और मुझसे बेहतर डॉक्टर है। अनिका ने जब कुछ ही महीनों पहले इसी एक्सपेरिमेंट को अपने लेबोरेटरी में ट्राई किया था, तब अनिका सिर्फ इसलिए फेल हुई थी क्योंकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कई सारी मैथमेटिकल और केमिकल फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता था। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिस केमिकल फार्मूला को मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डाटा के जरिए पाया जा सकता था, वह केमिकल फार्मूला तक पहुंचने के लिए कोई भी मैथमेटिकल डिवाइस इस वक्त मौजूद नहीं थी। सारी की सारी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बस यही कहती थी कि इस केमिकल फार्मूला के कंपोनेंट्स को डिवाइड करने के लिए और केमिकल फार्मूला के जरिए कंपोनेंट को हासिल करने के लिए जिस भाग में अलग अलग केमिकल्स को मिलाया जाना था, उस भाग तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एनालिसिस करनी थी। मगर हर बार एनालाइज करने पर कंपोनेंट्स में कोई ना कोई डिफरेंस नजर आता था। एक कॉमन डिनोमिनेटर पर पहुंचना बेहद मुश्किल था
और उस डिनोमिनेटर के जरिए अलग अलग केमिकल्स को लैब में एक साथ टेस्ट करके इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को पूरा करना और भी ज़्यादा मुश्किल था। यह बातें सुनने में जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और अनिका ने पहली बार जब प्रोफेसर एलिस की भेजी हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी थी, तब अनिका को भी इस बात का एहसास हो गया था कि प्रोफेसर एलिस भी उसी मेथड से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते थे जिस मेथड को अनिका ने चुना था। और अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस मेथड के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना नामुमकिन था। जिस मेथड से प्रोफेसर एलिस इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहते थे, अगर उसी मेथड से इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की कोशिश की जाए तो कम से कम मैथमेटिकल एनालिसिस और उन एनालिसिस के जरिए एक पार्टिकुलर फार्मूला तक पहुंचने में कम से कम 10 साल का वक्त लग सकता था। इस वक्त यह कहना कि इस मेथड से एक्सपेरिमेंट को बहुत जल्द पूरा किया जा सकता है, यह बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं था। अनिका जानती थी कि अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने में काफ़ी वक्त बाकी था। कई सारे मैथमेटिकल रीडिंग और परम्यूटेशन कम्युनिकेशन को एनालाइज करने के बाद ही एक नतीजे पर पहुंचा जा सकता था। अनिका के ठीक पास खड़ी जेनिफर ने अनिका का हाथ हल्के से दबाते हुए अनिका से कहा, देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, माफी मांग लो। कह दो कि तुम्हें अमृता पर नहीं बल्कि प्रोफेसर एलिस की स्टडी पर ज्यादा भरोसा है। बिना कुछ किए अगर तुम्हारा नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएगा तो ये तुम्हारे कैरियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जेनिफर की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने जेनिफर से कहा, नहीं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। किसी और के एक्सपेरिमेंट में मैं अपनी छाप क्यों छोड़ना चाहूंगी। जेनिफर अच्छी तरह से जानती थी अनिका जो कुछ भी कह रही थी वह सब सच था। जेनिफर ने अपनी नजरें झुकाकर धीमी आवाज में अनिका से कहा, सच कहूँ तो मैं भी डॉक्टर अमृता की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनकी कई सारी केस स्टडीज और थीसिस पढ़ी है। वह बेहतरीन डॉक्टर है और मैं यह भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस तरह डॉक्टर अमृता को नीचा दिखाकर तुम अगर प्रोफेसर एलिस को खुश करने में कामयाब हो भी जाती हो तो आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वापस जाना ही होगा। और तब जब डॉक्टर अमृता को पता चलेगा कि तुमने यहाँ उनके पीठ पीछे उनकी बुराई की थी तो हो सकता है कि वो वहाँ तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे। और कॉलेज के आखिरी सालों में अगर किसी मेन प्रोफेसर के साथ इस तरह के तनाव खड़े हो जाएं तो हमारे पूरे करियर के लिए ये बेहद घातक साबित हो सकता है। कुछ देर तक अनिका और जेनिफर दोनों ही प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर बड़े ही ध्यान से देखते रहे। बाकी सारे स्टूडेंट भी काफी एक्साइटेड लग रहे थे। उनकी कई महीनों की मेहनत कुछ पल उनकी नजरों के सामने रंग लाने वाली थी। वह घड़ी फाइनली आ गई थी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। कुछ स्टूडेंट इतने एक्साइटेड थे कि वह लोग ताली बजा बजाकर अनिका की ओर देखकर कहने लगे, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि चमत्कार किसे कहते हैं। ऐसे चमत्कार दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर नहीं होते, सिर्फ हमारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में होते हैं। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसमें यूनिवर्सिटी के बीच कंपटीशन करने की क्या बात थी। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कहीं से भी सफल होता है तो वह आखिरकार मानव जाति की भलाई के लिए ही काम आता है। मगर अनिका इस वक्त बड़े ही गौर से सारी रीडिंग्स को पढ़ रही थी। अनिका जानती थी कि यह प्रोजेक्ट एक फेलियर साबित होने वाला था, मगर अनिका बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। वो जानती थी कि इस वक्त से पहले अगर उसने कोई भी टिप्पणी दी तो सारे स्टूडेंट उस पर काफी एग्रेसिव हो सकते थे। जेनिफर ने फिर से अनिका का हाथ हल्के से दबाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर अमृता की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं जिंदगी में एक बार उन्हें मिलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह ज्यादा स्टूडेंट अपने अंडर नहीं लेती, मगर एक बार अगर मैं उनसे मिलकर उन्हें बता सकूं कि मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। क्या तुम डॉक्टर अमृता को पर्सनली जानती हो? सच बताना मुझे। अनिका ने जेनिफर की ओर देखकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। जेनिफर ने जब पता चला कि डॉक्टर अनिका डॉक्टर अमृता को पर्सनली जानती थी तो वह बेहद खुश होकर अनिका से कहने लगी, तो क्या तुम मेरा एक मैसेज डॉक्टर अमृता को पहुंचा सकती हो? अनिका भी जानना चाहते थे कि आखिर जेनिफर डॉक्टर अमृता तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती थी। जेनिफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा,
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि डॉक्टर अमृता बायोमेडिसिन की दुनिया में शायद इतना बड़ा सितारा नहीं है, मगर मैं इतना भी जानती हूँ कि डॉक्टर अमृता इस दुनिया की सबसे बेहतरीन न्यूरो सर्जन है। उन्होंने जो जो केस हैंडल किए हैं उन सारे केसेस की केस स्टडी की है मैंने। उन्होंने जिन पेशेंट के ट्रीटमेंट को रिवाइज किया है उसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता है। बस अगर किसी सर्जरी में उन्हें मुझे असिस्ट करने का मौका मिल जाए तो यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका होगा। अनिका खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ काम करने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इतने बेचैन थे। अनिका ने बड़ी ही कैजुअली जेनिफर की बातों का जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अमृता सिर्फ सर्जरीज करना जानती हैं, बल्कि बायोमेडिसिन में भी उन्हें काफी एक्सपीरियंस है। अनिका जिस तरह से डॉक्टर अमृता के बारे में बात कर रही थी वह देखकर जेनिफर काफी सरप्राइज हो गई। जेनिफर इतना तो जरूर जानती थी कि अनिका उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी जहां पर डॉक्टर अमृता एक विजिटिंग फैकल्टी प्रोफेसर थी, मगर वो यह नहीं जानती थी कि अनिका डॉक्टर अमृता को इतनी अच्छी तरह से जानती थी। अनिका के पेट थपथपाते हुए जेनिफर ने अनिका से कहा, तब तो मैं और भी बड़ी फैन बन गई उनकी। क्या बात है? एक डॉक्टर जो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्जन है, वही डॉक्टर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की भी इतनी नॉलेज रखती है, यह तो काबिले तारीफ है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि आज के बाद प्रोफेसर एलिस अपने एक्सपेरिमेंट के सक्सेस को लेकर डॉक्टर अमृता को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वह पूरी दुनिया में यह बात फैला देंगे कि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है, और जिस प्रोजेक्ट पर खुद डॉक्टर अमृता भी काम कर रही थी, उस प्रोजेक्ट में अमृता से पहले उन्हें सक्सेस मिली है। मगर उनसे खास कहना कि इससे उनकी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके जो फैन हैं वह हमेशा ही उनके लॉयल बने रहेंगे। जैसे कि मैं, भले ही यह बात मैं सबके सामने अभी नहीं कह सकती, मगर मैं तुम्हें जरूर कह सकती हूँ कि मैं डॉक्टर अमृता की बहुत बड़ी फैन हूँ और हमेशा रहूँगी। हाँ, जब प्रोफेसर एलिस अमृता के बारे में बुरा बुरा बोलेंगे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तब मुझे भी मुस्कुराकर उनकी हाँ में हाँ मिलाना होगा। मगर जब वह डॉक्टर अमृता को नीचा दिखाएंगे तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए अनिका ने जेनिफर की ओर देखा और कहा, डरो मत, प्रोफेसर एलिस को ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। अनिका की बात सुनकर जेनिफर हैरान होकर अनिका को देखने लगी। फिर हड़बड़ाती हुई आवाज में जेनिफर ने अनिका से पूछा, मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? अनिका ने प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए जेनिफर से कहा, यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। डॉक्टर एलिस को अपने प्रोजेक्ट में कामयाबी नहीं मिलेगी। अनिका के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर जेनिफर भी हैरानी से प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर देखने लगी। जैसे ही जेनिफर ने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर नजर डाली, कुछ हरे रंग के नंबर प्रोजेक्टर पर स्क्रॉल होते हुए उसे नजर आए। जैसे ही एंड स्क्रॉलिंग शुरू हुई, सारे के सारे स्टूडेंट हवा में पेपर और अपनी टोपियां उछालकर जोर जोर से डॉक्टर एलिस को कंग्रेचुलेशन करते हुए नजर आए। किसी ने कहा, कंग्रेचुलेशन डॉक्टर एलिस, तो किसी ने कहा कि डॉक्टर एलिस इज द ग्रेटेस्ट बायोमेडिकल प्रोफेसर इन द होल वर्ल्ड। सभी स्टूडेंट एक साथ तालियां बजाकर प्रोफेसर एलिस के एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने की खुशियां मनाने लगे। मगर तभी अचानक ही प्रोजेक्टर स्क्रीन पर रेड क्रॉस वाले सिंबल्स नजर आने लगे। एक के बाद एक लगातार रेड क्रॉस के सिंबल ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल होते हुए नजर आने लगे। सभी स्टूडेंट यह देखकर हैरान थे। अभी तक जो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा था, अचानक ही उसमें इतनी गड़बड़ी क्यों नजर आने लगी थी। एक के बाद एक रेड क्रॉस दिखाई देने के बाद फाइनली सबको प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक बड़ा सा कंक्लूजन नजर आया, जिसमें लिखा था, योर एक्सपेरिमेंट हैज फेल्ड। कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए गए इस कंक्लूजन को देखने के बाद सारे स्टूडेंट और खुद प्रोफेसर एलिस हैरान होकर प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर देखते रहे। प्रोफेसर एलिस को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह यह बात हजम नहीं कर पा रहे थे कि उनकी इतने महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। कंप्यूटर सिस्टम में जब उनके पूरे एक्सपेरिमेंट को एनालाइज किया गया, तब पता चला कि उनके एक्सपेरिमेंट में अभी भी कुछ खामियां थी।
सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में लाने के बावजूद कंप्यूटर उस फार्मूला को बनाने में असमर्थ रहा था। इसका मतलब यह था कि कहीं कोई गड़बड़ थी। प्रोफेसर एलिस और उनके साथियों ने जरूर कहीं कोई भूल की थी, जिसकी वजह से यह पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। स्क्रीन पर कंक्लूजन पढ़ने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट हैरान होकर फटी हुई आंखों से स्क्रीन की ओर देखते रहे। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। लगभग 5 मिनट तक लेबोरेटरी में शांति छाई रही। उसके बाद प्रोफेसर एलिस ने चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, अरे तुम लोग इस तरह से देख क्यों रहे हो? अरे मैं जानता हूँ मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। एक काम करो, दोबारा से सारा डाटा कंप्यूटर में फीड करो और दोबारा से पूरा का पूरा प्रोसेस रीरन करो। प्रोफेसर एलिस की बात सुनते ही सारे सीनियर स्टूडेंट ने फिर से डाटा इकट्ठा किया और एक के बाद एक कंप्यूटर में दोबारा से फीड करना शुरू किया। लगभग 3 घंटे के प्रोसेस के बाद फिर से जब प्रोफेसर एलिस ने कंप्यूटर पर रीरन द प्रोसेस का कमांड दबाया, तब फिर से कंप्यूटर ने एक के बाद एक सारे डाटा को इंटीग्रेट करना शुरू किया। इस बार सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर एलिस बड़े ही ध्यान से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर और फार्मूला को ध्यान से देख रहे थे। वह जानना चाहते थे कि आखिर चूक कहाँ हुई थी। सारे बच्चों ने लगातार 3 महीनों से मेहनत की थी और आज उनकी मेहनत रंग लाने वाली थी। वह लोग उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे थे जो बायोमेडिसिन की दुनिया में तहलका मचाने वाला था, मगर अचानक ही सब कुछ उनकी उम्मीद से उल्टा हो गया था। इस बार जब पूरे प्रोसेस को दोबारा से सभी लोगों ने ध्यान से देखा, तब उन्हें धीरे धीरे इस बात का अंदाजा होने लगा कि कुछ चीजों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। प्रोफेसर एलिस ने 2 से 3 चीजों को किस्मत के सहारे छोड़ रखा था, मगर वही चीजें अब एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे। धीरे धीरे लेबोरेटरी में मौजूद सीनियर स्टूडेंट को समझ में आने लगा था कि प्रोफेसर एलिस से बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी। वो स्टूडेंट ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि यही एक्सपेरिमेंट डॉक्टर अमृता ने भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पूरा करने की कोशिश की थी, मगर कुछ महीनों पहले डॉक्टर अमृता ने यह बयान दिया था कि इस प्रोसेस के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ फार्मूला और कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनका एक साथ मैच होना बेहद मुश्किल है, या यूं कहा जा सकता था कि ये इम्पॉसिबल है। इसलिए इस प्रोसेस के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना इम्पॉसिबल था। अब धीरे धीरे उन सीनियर स्टूडेंट को समझ में आने लगा था कि डॉक्टर अमृता ने ऐसा क्यों कहा था। उन्होंने अपनी नजरों से देख लिया था कि प्रोफेसर एलिस ने कितनी बड़ी चूक की थी। लेबोरेटरी में मौजूद ज्यादातर जूनियर बच्चे इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि अनिका के ठीक बगल में खड़ी जेनिफर भी प्रोजेक्ट के बारे में इतनी बारीकी से एनालिसिस कर पाए उतनी ट्रेन नहीं हुई थी, मगर वो इतना जरूर जानती थी कि डॉक्टर अमृता पहले ही कह चुकी थी कि इस प्रोसेस के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना इम्पॉसिबल था। इसलिए हैरानी से अनिका की ओर देखते हुए जेनिफर ने कहा, अच्छा, इसलिए तुमने कहा था कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो सकता? जेनिफर की बात सुनने के बाद अनिका ने बड़ी ही कैजुअली हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका के रिएक्शन को देखकर जेनिफर के होश उड़ गए थे। अनिका और जेनिफर के आसपास खड़े कुछ स्टूडेंट भी अनिका के जवाब को सुनकर काफी दंग रह गए थे। कुछ घंटे पहले उन लोगों ने अनिका की बात को काफी लाइटली लिया था, यहाँ तक कि अनिका को प्रोजेक्ट का दुश्मन समझकर उसे सजा देने की कोशिश भी की थी। मगर अब अनिका जो कुछ भी कह रही थी वह सच था, यह देखकर सारे लोग दंग रह गए थे। जेनिफर ने धीमी आवाज में अनिका से पूछा, इसका मतलब तुम पहले से जानती थी कि डॉक्टर अमृता का एक्सपेरिमेंट क्यों नाकामयाब हुआ था? अनिका ने फिर से हाँ में अपना सर हिला दिया। आसपास खड़ी कुछ लड़कियों में से एक सीनियर लड़की अनिका के पास आकर कहने लगी, क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर अमृता के एक्सपेरिमेंट में तुम भी हिस्सा थी? अनिका ने इस सवाल में भी अपना सर हाँ में हिला दिया। हालांकि अनिका ने खुद ही वो एक्सपेरिमेंट किया था और उसे नाकामयाबी मिली थी, इसलिए उस वक्त अनिका ने कहा था कि इस प्रोसेस के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना इम्पॉसिबल है। आसपास खड़े स्टूडेंट ने अनिका को डॉक्टर अमृता का इतना करीबी जानकर हैरानी से एक दूसरे को देखना शुरू किया। वहाँ प्रोफेसर एलिस कुछ सीनियर स्टूडेंट के साथ फिर से एक लंबी चौड़ी सीट पर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को
मैन्युअली चेक करने लगे और इस तरफ धीरे धीरे लेबोरेटरी में यह बात फैलने लगी थी कि डॉक्टर अमृता अनिका की कितनी करीबी थी। सारे स्टूडेंट अपने आप को चीटेड महसूस कर रहे थे। जो बात डॉक्टर अमृता ने कुछ महीनों पहले ही कह दी थी, उस बात को सच ना मानकर 3-4 महीनों की मेहनत करने के बाद स्टूडेंट को पता लग गया था कि जो डॉक्टर अमृता ने कहा था वही सच था। प्रोफेसर एलिस की बातों में आकर सारे स्टूडेंट ने अपने 3-4 महीने बर्बाद कर दिए थे। जब जेनिफर को एक्सपेरिमेंट की सच्चाई के बारे में पता चला, तब वह कहीं न कहीं डॉक्टर अमृता की ओर और भी ज्यादा बड़ी फैन हो गई थी। जेनिफर ने अचानक ही अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और डॉक्टर अमृता की इमेज सर्च करने लगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि अनिका और रोहित ने मिलकर यह तय किया था कि वह इंटरनेट से डॉक्टर अमृता के बारे में मिलने वाली सारी जानकारियां इरेज कर देंगे। जब रोहित के साथ अनिका का रिश्ता शुरू हुआ और एक के बाद एक लोगों को जब पता चलने लगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, तब अनिका की सारी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी थी। मगर इससे पहले कि ज्यादा लोगों को यह बात पहुंचे, रोहित की आईटी टीम ने अनिका की ज्यादातर तस्वीरें इंटरनेट से हटा दी थी। इसके बाद जब अनिका खुद कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गई, तब उसे हो रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। अनिका ने डॉक्टर अमृता से रिलेटेड सारी इमेजेज इंटरनेट से गायब कर दी थी, मगर फिर भी सारी इंफॉर्मेशन गायब नहीं हुई थी। डॉक्टर अमृता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद जेनिफर ने अपने साथियों से कहा, देखो इसमें काफी कुछ लिखा है डॉक्टर अमृता के बारे में। इसमें लिखा है कि इंडिया के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उनकी शादी होने वाली है बहुत जल्द, और यह भी लिखा है कि उनके 2 बच्चे भी हैं। जेनिफर के आसपास खड़ी लड़कियां भी जेनिफर के मोबाइल फोन में झांककर यह देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर डॉक्टर अमृता के बारे में क्या क्या छपा था। डॉक्टर अमृता की एक भी इमेज ना मिलने की वजह से ज्यादातर लड़कियां काफी निराश हो गईं। कुछ देर तक इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन थी, वह सब इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद जेनिफर ने अनिका की ओर देखकर कहा, तुम्हारी ये मैडम अमृता बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। काफ़ी स्पाइसी चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में इंटरनेट पर। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इंडियन पेपोराजी तरह तरह की बातें फैलाने में काफ़ी मशहूर थी, मगर अनिका ने इन सब बातों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जेनिफर की आंखों में देख रहा था कि अब वह डॉक्टर अमृता की पूरी तरह से कायल हो चुकी थी, मगर उसे मौका मिलता तो वह अभी इसी वक्त एस्टो यूनिवर्सिटी को छोड़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी जा पहुंचे और डॉक्टर अमृता के असिस्टेंट बन जाए। वहां प्रोफेसर एलिस पूरी तरह से बेखबर थे कि उनके ही लेबोरेटरी में उनके स्टूडेंट धीरे धीरे डॉक्टर अमृता के फैन बनते जा रहे थे। वह पूरी तरह से निराश थे, पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एक ही पल में उनकी आंखों के सामने बिखर चुका था। अचानक ही जोर से मेज पर अपना एक हाथ मारते हुए प्रोफेसर एलिस ने अपने स्टूडेंट से कहा, तुम लोग घबराओ मत, यह तो एक सिर्फ छोटा सा फेलियर है। हम कल फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। इस वक्त हम सब घर चले जाते हैं, थोड़ा आराम करके दोबारा नए सिरे से कोशिश करेंगे और इस बार जीत हमारी ही होगी। जब प्रोफेसर एलिस ने ये बात कही थी, तब रात के 1 बज चुके थे। वो पूरी तरह से भूल चुके थे कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक अनजान सीरियल किलर का खतरा मंडरा रहा था। जब प्रोफेसर एलिस ने घर लौटने की बात की तो सारे स्टूडेंट हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने सामने आते हुए प्रोफेसर एलिस से कहा, प्रोफेसर, इस वक्त रात के 1 बज चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमारे लिए लेबोरेटरी से बाहर निकलना सेफ रहेगा। वो सीरियल किलर इसी वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अनिका की बात सुनने के बाद प्रोफेसर एलिस ने अनिका की बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, ऐ लड़की, मेरे एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी रुकावट क्या आ गई, तुम अपने आप को इस लेबोरेटरी की बॉस समझने लगी। अब क्या तुम ये तय करेगी कि इस लेबोरेटरी में क्या होगा और क्या नहीं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह सब तुम लोगों की एक चाल है। वो ऑफिसर भूमिका भी तुम्हारे साथ मिली हुई है और कैंपस में सीरियल किलर होने की बात फैलाकर हम लोगों में डर पैदा करना चाहती हैं, और तुम लेबोरेटरी में इस बात का डर पैदा करना चाहती हो कि मेरी एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल होगी। मगर तुम देख लेना, कल से हम नए सिरे से इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करेंगे और बहुत जल्द मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि डॉक्टर अमृता कितनी गलत थी और मैं हमेशा से सही। इसके बाद प्रोफेसर ने सारे बच्चों की ओर देखकर कहा,
चलो जाओ अपनी अपनी डॉर्मेट्री में या घरों में और चैन की नींद सो जाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सीरियल किलर नहीं है। प्रोफेसर की बात सुनने के बाद सारे स्टूडेंट हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी कुछ लड़कियों ने अनिका के पास आकर कहा, नहीं, मुझे लगता है कि अनिका की बात बिल्कुल सही है। रात के 1 बज चुके हैं, हमें इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहिए, सुबह का इंतजार करना चाहिए। अगर हम सब यहीं पर सुबह तक रुक जाएं तो क्या गलत है? अनिका ने उस लड़की की बात को पूरा करते हुए सभी से कहा, हाँ, मुझे भी यही सही लग रहा है। अगर वह सीरियल किलर हम पर हमला करने की कोशिश भी करेगा तो कम से कम हम सब एक दूसरे के बचाव के लिए साथ रहेंगे। अनिका भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा कितना ताकतवर था, मगर वो ये भी जानती थी कि अगर सारे स्टूडेंट मिलकर एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे तो शक्तिशाली गेंडे के लिए भी अटैक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट 2 हिस्सों में बंटने लगे। कुछ स्टूडेंट अनिका की बात सच मानकर सुबह का इंतजार करते हुए लेबोरेटरी में ही इंतजार करना चाहते थे, तो कुछ स्टूडेंट इस पूरी घटना को एक फेक न्यूज बताकर उसी वक्त घर लौटना चाहते थे। मगर धीरे धीरे सभी स्टूडेंट के चेहरे पर डर ने अपनी जगह बना ली थी। सारे स्टूडेंट धीरे धीरे अनिका के पास आकर खड़े हो गए। लगभग सारे स्टूडेंट को अनिका की तरफ जाते हुए देखकर प्रोफेसर एलिस का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। सारे स्टूडेंट पर चिल्लाते हुए प्रोफेसर एलिस ने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो? इन लोगों की झूठी बातों को सच मानकर तुम लोग यह साबित कर रहे हो कि तुम लोग कायर हो और मेरी टीम में होने के लायक भी नहीं हो। देखो अब किस तरह मैं अपनी डॉर्मेट्री तक अकेला जाता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन क्या करता है। प्रोफेसर एलिस को लेबोरेटरी से बाहर निकलता देखकर 2 स्टूडेंट प्रोफेसर एलिस के साथ बाहर निकल गए। दोनों ने प्रोफेसर एलिस से कहा, सर, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम जानते हैं कि आप सच कह रहे हो, यह सीरियल किलर वाली बात पूरी तरह से झूठी है, यह हम जानते हैं, और कल से हम दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे और डॉक्टर अमृता को दिखा देंगे कि आप बायोमेडिसिन की दुनिया के बेताज बादशाह हो। जब प्रोफेसर एलिस के चेहरे पर उन स्टूडेंट की बात सुनकर मुस्कान आ गई, तब उन्होंने अपने दोनों हाथों को उन 2 स्टूडेंट के कंधे पर रखकर कहा, चलो मेरे साथ, पहले मुझे डॉर्मेट्री छोड़ो और उसके बाद तुम लोग अपने अपने हॉस्टल में अपने अपने कमरों में चले जाना। जैसे ही प्रोफेसर एलिस दोनों स्टूडेंट के साथ एलिवेटर से बाहर निकले, अचानक ही उन तीनों को रात के अंधेरे में एक काला साया नजर आया। रात के 1 बजे थे और काफी ठंड पड़ रही थी। प्रोफेसर एलिस के साथ पहले 2 स्टूडेंट बाहर निकले थे, लेकिन बाद में कुछ और स्टूडेंट भी उनके साथ चल दिए। वे सारे स्टूडेंट ठंड के मारे थर-थर कांप रहे थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में चारों ओर अंधेरा छाया था। काफी दूर स्ट्रीट लाइट नजर आ रही थी, मगर प्रोफेसर एलिस और बाकी स्टूडेंट भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोफेसर एलिस का क्वार्टर लेबोरेटरी बिल्डिंग से काफी दूर था। ठंड और डर दोनों ने ही प्रोफेसर एलिस और बाकी स्टूडेंट के शरीर को पूरी तरह से जकड़ रखा था। अचानक ही डर का माहौल कम करने के लिए एक स्टूडेंट ने प्रोफेसर एलिस से कहा, सर, चाहे लोग कुछ भी कहें, मगर हम हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि डॉक्टर अमृता जानबूझकर आपके खिलाफ ही सारी प्लानिंग कर रही है, और आप निराश मत होना सर। एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो क्या हुआ, हम सब दोबारा से मेहनत करेंगे और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हम इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसके बाद बाकी बच्चे स्टूडेंट भी प्रोफेसर एलिस की तारीफों के पुल बांधने लगे। हालांकि वह लोग ऐसी बातें करके सिर्फ ठंड और डर का असर कम करना चाहते थे। सारे स्टूडेंट अंधेरे यूनिवर्सिटी कैंपस में आसपास नजर बनाए हुए थे, मगर वह लोग यह नहीं जानते थे कि एक अनजाना साया काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। स्टूडेंट बार बार प्रोफेसर एलिस की तारीफें करके उन्हें चीयर अप करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इन सब बातों में उन लोगों को अंधेरे में मिला हुआ एक काला साया नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी जो उनकी ओर घूर रही थी। वहां ऊपर प्रोफेसर एलिस और कुछ स्टूडेंट के चले जाने के बाद लेबोरेटरी के अंदर बैठे कुछ बच्चे आपस में बातें करने लगे। वह लोग अपने डिसीजन को लेकर दोबारा से सोचने लगे थे कि कहीं उन्होंने कोई गलत तो नहीं कर दी थी। एक स्टूडेंट ने अपने साथी से कहा, अरे यार,
मुझे लगता है कि हमने प्रोफेसर का साथ न देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्रोफेसर को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस तरह के आदमी है। अरे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत नाराज हो जाते हैं। अगर हमने आज उनका साथ नहीं दिया तो जरूर वह कल हमसे उनका बदला लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रोफेसर हमारा नाम अपने एक्सपेरिमेंट से हटा दे। हमारी इतनी महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी एक साथी स्टूडेंट ने उनकी बात में हामी भरते हुए कहा, अरे यार, हाँ मैं भी यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ। हम भले ही प्रोफेसर की बहुत इज्जत करते हैं, मगर प्रोफेसर जैसे छोटे बच्चों जैसे हैं, छोटी मोटी बात को लेकर काफी नाराज हो जाते हैं। अगर हमारा नाम इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया तो हम फिर बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट के असिस्टेंट लगभग तय हो चुके हैं। आने वाले दिनों में ज्यादा प्रोजेक्ट अनाउंस भी नहीं होने वाले हैं। अगर इस प्रोजेक्ट से निकाल दिए गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम सबके लिए प्रोजेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि लेबोरेटरी के अंदर हीटर ऑन था, मगर फिर भी कई स्टूडेंट को काफी ठंड महसूस हो रही थी। अपने दोनों हाथ मलती हुई एक दुबली पतली सी लड़की आगे आई और बाकी स्टूडेंट से कहने लगी, अरे यार, एक तो ठंड के मारे वैसी ही जान निकली जा रही है, तुम लोग ऐसी सब बातें करके मुझे डरा रहे हो। अगर हमें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया तो हमारा पूरा टर्म बर्बाद हो जाएगा। फिर एक सीनियर लड़के ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे इस लड़की की बातों में आकर हम सब फंस सकते हैं। अब देखो, प्रोफेसर एलिस को गए हुए लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और अब तक कोई परेशानी की खबर नहीं आई है। आई एम श्योर कि वो अब तक अपने स्टाफ क्वार्टर भी पहुंच चुके होंगे और उनके साथ जो स्टूडेंट निकले थे वह लोग भी अपने अपने हॉस्टल में अपने अपने कमरों में पहुंच गए होंगे। हम सब बेवकूफ़ों की तरह इस लड़की की बात में आकर रात के 1:30 बजे लेबोरेटरी में ठंड के मारे सिकुड़ रहे हैं। कल सुबह होते ही पूरी यूनिवर्सिटी में हम लोग मजाक बनकर रह जाएंगे कि एक अनजान सी लड़की की बातों में आकर हमने हमारे प्रोफेसर एलिस की बात नहीं मानी और पूरी रात बेवकूफ़ों की तरह यहाँ एक सीरियल किलर का इंतजार किया जो है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हम सब यहाँ से निकल जाते हैं। इस लड़की को यहीं अकेले रहने दो। जो सीरियल किलर इसके ब्रह्म में पैदा किया है वो सिर्फ इसी के सामने आ सकता है, हमारे सामने आने की जरूरत नहीं कर सकता। तभी एक दूसरे सीनियर लड़के ने अनिका के बचाव में आते हुए कहा, यह सब तुम अब क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ प्रोफेसर के सामने क्यों नहीं कहा था तुमने? उस वक्त जब तुमने सीरियल किलर के बारे में सुना था तब तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी। अब बड़ा रौब दिखा रहे हो। हम पहले भी देख चुके हैं कि ये लड़की कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं है। इससे पहले भी कहा था कि ये एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो सकता। हमने इनकी बात नहीं मानी, एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ। ये लड़की सच बोल रही है, मगर अब भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुली। चलो, एक्सपेरिमेंट फेल होने वाली बात से हम सब की सांसें नहीं जुड़ी है, मगर यह सीरियल किलर वाली बातें सच निकली ना तो हम सब की जाने जा सकती है। उस लड़के ने जिस सीनियर लड़के के सामने ऊंची आवाज में बात की थी, उस लड़के ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर उससे कहा, आज तो बड़े सुर ऊंचे हो रहे हैं तुम्हारे। आज तक कभी हमारे साथ तुमने इस तरह से बात नहीं की। क्या हुआ? इस लड़की की खूबसूरती देखकर पिघल गए क्या? चलो, हम एक काम करते हैं, हम सब चले जाते हैं और तुम दोनों यहाँ पर अकेला छोड़ देते हैं। फिर तुम और यह तुम्हारी दोस्त दोनों मिलकर सीरियल किलर को ढूंढते रहना। उस लड़के की बात सुनकर उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उनमें से एक लड़की ने बात को थोड़ा सीरियस करते हुए कहा, देखो, मुझे लगता है कि हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम प्रोफेसर को भी कॉल लगा के कह देंगे कि वी आर सॉरी। वक्त रहते अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो मुझे यकीन है कि वह हमें माफ़ कर देंगे और यहाँ से हम लोग सब झुंड बनाकर निकलेंगे और फिर एक एक करके अपने अपने हॉस्टल में चले जाएंगे। अगर वह सीरियल किलर वाली बात सच हो गई और वह हमारे सामने आ भी गया तो फिर हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर पाएंगे। आखिर इतनी ठंड में तो सीरियल किलर भी बाहर निकलने से कतराता होगा। अनिका वहीं बेंच पर बैठकर सबकी बातें सुन रही थी। जेनिफर बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी कि उसकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अनिका के साथ काफी ज्यादती कर रहे थे, मगर इस बार अनिका के बचाव में बोलकर वह अपने ही साथियों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि जेनिफर अब यह बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी थी कि आज नहीं तो कल अनिका अपनी यूनिवर्सिटी लौट जाएगी
उसके बाद डॉक्टर अमृता के साथ रहकर अनिका का फ्यूचर काफी सेफ हो जाएगा। मगर यहाँ अल्ट्रा यूनिवर्सिटी में अगर जेनिफर को रहना था तो अपने साथियों के साथ हंसी खुशी रहना था। वह किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। जब सारे स्टूडेंट आपस में यह तय कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तब अचानक ही लेबोरेटरी का मेन डोर एक बड़ी आवाज के साथ जोर से खुला। दरवाजा खुलते ही लेबोरेटरी एंट्रेंस पर सब लोगों की नजर अपने एक साथी स्टूडेंट पर पड़ी जो प्रोफेसर के साथ अभी अभी लेबोरेटरी से बाहर निकला था। मगर उसका चेहरा काफी अजीब लग रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसा शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। स्टूडेंट को लगा कि शायद ठंड के मारे उनके साथी स्टूडेंट की सांसें थमने लगी थी। इसलिए उसकी मदद के लिए जब कुछ सीनियर स्टूडेंट आगे आए, तब उन्होंने अचानक ही देखा कि उनका साथी स्टूडेंट धड़ाम से सीधा फर्श पर जा गिरा। फर्श पर गिरते उसकी गर्दन के पास से खून बहकर फर्श पर बहने लगा। अपने साथी स्टूडेंट की यह हालत देखकर सभी लोग जोर जोर से चीखने लगे और यहाँ वहाँ दौड़ लगाने लगे। सारे के सारे स्टूडेंट किसी न किसी बेंच के पीछे जाकर छुप गए। तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़े प्रोफेसर एलिस पर पड़ी। प्रोफेसर एलिस का पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। प्रोफेसर एलिस की नजरें फर्श पर पड़े अपने स्टूडेंट की लाश पर गड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह में से जबान खींच ली गई थी। वह पूरी तरह से सुन पड़ चुके थे। तभी अंधेरे से बाहर निकलता हुआ एक लंबा सा आदमी सभी लोगों के सामने आया। वो प्रोफेसर एलिस से लगभग दूनी हाइट का था। उसके शरीर पर कहीं फैट्स का नामो निशान नहीं था, मगर उसकी लेदर जैकेट से भी उसके बाइसेप्स और उसके मसल्स अच्छी तरह से नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उसने एक बेसबॉल कैप पहन रखी थी। उसकी आंखें मंद रोशनी में भी साफ साफ चमकती हुई नजर आ रही थी। अनिका ने जैसे ही उस आदमी को देखा, अनिका जान चुकी थी कि वह शक्तिशाली गेंडा था जिसके साथ अनिका की मुलाकात दिल्ली के बैंक में हुई थी। ऐसे खतरनाक आदमी को अपने लेबोरेटरी के दरवाजे पर खड़ा देखकर सारे के सारे स्टूडेंट पैनिक होकर जोर जोर से चीखने लगे। वह बचाओ बचाओ की चीख आने लगे। डर के मारे सभी स्टूडेंट किसी न किसी चीज के पीछे छुपने लगे। जब जेनिफर ने देखा कि अनिका अपनी जगह पर खड़ी हुई उस शक्तिशाली गेंडे को देख रही थी, तब अचानक ही जेनिफर अनिका के पास दौड़कर आई और अनिका का हाथ पकड़कर उसे एक बेंच के पीछे ले गई। अनिका को एक बेंच के पीछे छुपते हुए जेनिफर ने कहा, तुम डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी, वह हम सबको बचा लेंगे। हालांकि अनिका उस शक्तिशाली गेंडे को देखने के बाद यह सोच रही थी कि वह किस तरह से शक्तिशाली गेंडे को फाइट में हराए, मगर जेनिफर ने सोचा कि शायद अनिका इतने शक्तिशाली और ताकतवर सीरियल किलर को देखकर डर गई थी और इसीलिए वह अनिका को लेकर एक बड़ी सी बेंच के पीछे छुप गई। अनिका यह देखकर भी हैरान थी कि अपॉर्चुनिटीज और काफी मतलबी दिखने वाली जेनिफर ऐसी मुश्किल घड़ी में भी अनिका की प्रोटेक्शन के बारे में सोच रही थी। लेबोरेटरी में मौजूद सभी स्टूडेंट काफी डर गए थे। तभी अचानक शक्तिशाली गेंडे ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक सीनियर स्टूडेंट को गले से पकड़ा और उसे हवा में अपने एक हाथ से ही उठाने लगा। धीरे धीरे उस सीनियर स्टूडेंट के पांव जमीन से ऊपर की ओर उठने लगे। शक्तिशाली गेंडे के मसल इतने पावरफुल थे कि वो बड़े आराम से उस लड़के को उठा सकता था, वह भी एक हाथ से। शक्तिशाली गेंडे की आंखें लगातार किसी को ढूंढ रही थी। फिर अचानक ही उसने उस स्टूडेंट को जोर से जमीन पर पटका। वह लड़का जमीन पर गिरते ही दर्द के मारे तड़पने लगा। शक्तिशाली गेंडे के ताकतवर और खौफनाक रूप को देखकर बेंच के पीछे छिपी जेनिफर की सांसें थम सी गई थी। जेनिफर का पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा था। अनिका बड़े ही ध्यान से शक्तिशाली गेंडे को देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्लूटूथ के जरिए किसी के साथ कम्युनिकेटेड कर रहा था। फिर अचानक ही उसके ब्लूटूथ के जरिए किसी की बात सुनने के बाद पास खड़े प्रोफेसर को अपने एक हाथ से जमीन पर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में पूछने लगा, वो पावर ड्रग कहाँ है, बताओ मुझे। शक्तिशाली गेंडे की आवाज सुनते ही प्रोफेसर एलिस ने अपने हाथ जोड़ लिए। कांपती हुई आवाज से प्रोफेसर एलिस ने उसकी बात किसी तरह जवाब देते हुए कहा, कौन सी पावर ड्रग के बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे मैं तो एक मामूली प्रोफेसर हूँ इस यूनिवर्सिटी का। इतने बड़े और पावरफुल ड्रग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
जैसे ही प्रोफेसर ने अपनी बात पूरी की, शक्तिशाली गेंडे ने प्रोफेसर का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और कहा, अगर तुमने मुझे सीधी तरह से उस ड्रग के बारे में नहीं बताया तो तुम नहीं जानते कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा। तभी एक सीनियर स्टूडेंट ने हिम्मत करते हुए अपने हाथ में एक आयरन रॉड को पकड़कर शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, देखो माना कि तुम बहुत ताकतवर हो, मगर यह मत भूलना कि यहाँ इस लेबोरेटरी में इस वक्त 30 लोग मौजूद हैं और हम सबका एक साथ मुकाबला करना तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस लड़के की ललकार सुनते ही शक्तिशाली गेंडे ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, ठीक है तो हो जाए मुकाबला। जैसे ही शक्तिशाली गेंडे ने उस लड़के को अपने पास बुलाया, तब उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी हुई आयरन रॉड को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे शक्तिशाली गेंडे की ओर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही धीरे धीरे एंड नो ब्रेक धीरे उस लड़के के कदम आगे बढ़ने लगे, शक्तिशाली गेंडे ने अपनी जेब में हाथ डाला और झटके से एक बड़ी सी पिस्तौल निकालकर उस लड़के के घुटने पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही बाकी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। वह पैनिक होने के बाद जोर जोर से चीखने लगे। जिस लड़के को गोली लगी थी उसके पांव से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। लेबोरेटरी में मौजूद बाकी के स्टूडेंट जिनके दिल में थोड़ी बहुत हिम्मत आई थी, उनके दिल में भी अब खौफ बैठ गया था। पहले तो उन लोगों ने सोचा था कि शक्तिशाली गेंडा भले ही कितना भी ताकतवर हो, मगर वह सारे लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मगर अब तो शारीरिक ताकत के साथ साथ उस सीरियल किलर के हाथों में बंदूक देकर लेबोरेटरी में मौजूद बाकी सभी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे चलकर उसका सामना करें। जब शक्तिशाली गेंडे ने देखा कि सारे स्टूडेंट डरकर किसी बेंच या अलमारी के पीछे छुप गए थे, तो बंदूक की नली प्रोफेसर एलिस के सर पर तानते हुए शक्तिशाली गेंडे ने पूछा, चलो वक्त जाया मत करो और मुझे बताओ कि वह पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला कहाँ छुपा है। बताओ कहाँ है वह। अनिका जो कि एक बेंच के नीचे छुपकर सारी बातें सुन रही थी, अब उसे इस बात की राहत हुई थी कि हालांकि शक्तिशाली गेंडा जानता था कि पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला एस्ट्रो यूनिवर्सिटी में छुपा था, मगर वह यह नहीं जानता था कि एस्ट्रो यूनिवर्सिटी के किस हिस्से में V16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला छुपा हुआ था। बंदूक की नली अपने सर पर देखकर प्रोफेसर एलिस अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर कांपते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहने लगे, यह तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं तो एक मामूली प्रोफेसर हूँ, छोटे मोटे आविष्कार करता हूँ। मैं ऐसे किसी ड्रग के बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे ही प्रोफेसर एलिस ने अपना जवाब पूरा किया, शक्तिशाली गेंडे ने जोर से प्रोफेसर एलिस के पेट पर एक लात मारी। लात इतनी जोर की लगी थी कि प्रोफेसर एलिस 6 फीट ऊपर हवा में उछलकर फिर से जमीन पर गिरे। जमीन पर गिरते ही प्रोफेसर एलिस के माथे से खून बहने लगा। जब शक्तिशाली गेंडा फिर से प्रोफेसर एलिस की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा, तब प्रोफेसर एलिस ने अपने कदम रेंगते हुए पीछे लिए और हाथ जोड़कर शक्तिशाली गेंडे से प्रार्थना करने लगे, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम किसी खुफिया फाइल के बारे में जानकारी चाहते हो तो मैं तुम्हें स्पेशल लाइब्रेरी का एक्सेस दे सकता हूँ, मगर तुम जो जानकारी चाहते हो वह किस फाइल में है यह मुझे नहीं पता। प्रोफेसर एलिस हमेशा ही जिस टेबल पर बैठते थे उस टेबल के ठीक नीचे प्रोफेसर एलिस रेंगते हुए टेबल का एक कोना पकड़कर बैठ गए। शक्तिशाली गेंडा अपने मस्कुलर बॉडी के साथ अपने भारी हाथ को उठाते हुए धीमे कदमों से प्रोफेसर एलिस के टेबल के पास आया और फिर उसने अपना एक हाथ जोर से टेबल पर दे मारा। हालांकि शक्तिशाली गेंडे ने काफी हल्का मुक्का टेबल पर मारा था, मगर मुक्का पड़ते ही टेबल 4 टुकड़ों में बिखर गया। टेबल के टूटते ही प्रोफेसर एलिस रेंगते हुए पीछे की ओर अपने आप को बचाते हुए जाने लगे। शक्तिशाली गेंडा अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर प्रोफेसर एलिस को घूर रहा था। जेनिफर के बगल में टेबल के पीछे छिपी अनिका यह सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वह जानती थी कि उसका कोई भी कदम उसके लिए और बाकी स्टूडेंट के लिए काफी खतरनाक हो सकता था। अनिका यह भी जानती थी कि भले ही अनिका मार्शल आर्ट में काफी स्ट्रांग थी, मगर शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करना तो उसके बस में भी नहीं था। अनिका बड़े ही ध्यान से शक्तिशाली गेंडे को अपने बेंच के पीछे से ऑब्जर्व कर रही थी। वह कोई मौका तलाश रही थी जब वह कोई तरकीब निकालकर शक्तिशाली गेंडे के चंगुल से अपने आप को और पूरे के पूरे क्लासरूम को बचा सके।
अनिका ने देखा कि शक्तिशाली गेंडा ब्लूटूथ के जरिए किसी से बात कर रहा था। वो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही सारा काम कर रहा था। अनिका को शक था कि वह जिस किसी के साथ ब्लूटूथ पर बात कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि स्पेसी था, जो इस वक्त दुनिया का सबसे शक्तिशाली हैकर था। और अनिका को इस बात का भी शक था कि स्पेसी V16 पावर ड्रग का फार्मूला चुराने में शक्तिशाली गेंडे की मदद कर रहा था। ब्लूटूथ पर बड़े ही ध्यान से किसी के इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने प्रोफेसर एलिस की ओर देखकर कहा, तो चलो, मुझे लगता है कि तुम्हें खेल खेलने में ही ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खेल खेलने के लिए तैयार हूँ। यह बात कहते ही शक्तिशाली गेंडे ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक अपने पास वाली अलमारी के पीछे खड़ी एक लड़की के बाजू पर तान दी और गोली चला दी। गोली लगते ही वह स्टूडेंट डर के मारे जोर से चिल्ला उठी और सीधे जमीन पर गिरी। वह लड़की घुटनों के बल जमीन पर गिरकर लेबोरेटरी के मेन गेट की ओर रेंगती हुई जाने की कोशिश करने लगी। तभी शक्तिशाली गेंडे ने 2-3 और फायर करके उस लड़की को ऐसा करने से रोक दिया। बच्चों पर गोलियां चलते हुए देखकर अचानक ही प्रोफेसर एलिस अपनी जगह से हिम्मत करके खड़े हुए और शक्तिशाली गेंडे के सामने ऊंची आवाज में कहने लगे, बच्चों पर गोलियां चलाना बंद करो। तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। जैसे ही प्रोफेसर एलिस ने अपनी आवाज ऊंची की, शक्तिशाली गेंडे ने प्रोफेसर की ओर देखकर अपनी बंदूक उनकी छाती पर तान दी। शक्तिशाली गेंडे ने अपने पूरे शरीर को ढक रखा था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी मास्क था और सर पर एक बेसबॉल कैप। भले ही शक्तिशाली गेंडे की हरकतें काफी क्रूर थी, मगर उसकी आंखों में गजब की शांति नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून बहाकर उसे कहीं न कहीं सुकून मिल रहा था। प्रोफेसर एलिस ने बहादुरी से शक्तिशाली गेंडे के सामने जो कुछ भी कहा था वह देखकर अनिका हैरान रह गई। अब तक अनिका ने प्रोफेसर एलिस को एक बद दिमाग और नचड़ा इंसान समझा था, मगर वक्त आने पर अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए वो अपनी जान की भी बाजी लगा सकते थे। प्रोफेसर एलिस की यह क्वालिटी देखकर अनिका के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ने लगी थी। अनिका यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि कुछ देर के अंदर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग जरूर लेबोरेटरी में आ पहुंचेंगे, मगर तब तक शक्तिशाली गेंडे को और जाने लेने से कैसे रोका जाए, यह बात अनिका को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अनिका जानती थी कि अब ज्यादा देर छुपे रहने का कोई मतलब नहीं था। अनिका यह भी जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे के सामने आने का क्या मतलब हो सकता था, मगर बाकी स्टूडेंट की जान बचाने के लिए अनिका को शक्तिशाली गेंडे का मुकाबला करना ही था। अनिका ने अपनी मुठ्ठियां कसी और जैसे ही वह अपनी बेंच से बाहर निकलकर आने लगी, वहीं प्रोफेसर एलिस अपने घुटनों के बल बैठकर रोती हुई आवाज में शक्तिशाली गेंडे से कहने लगे, अब और बच्चों को मत मारो। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और बच्चों को मत मारो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें जो चाहिए वह चीज कहाँ है। प्रोफेसर एलिस की बात सुनकर अनिका भी हैरान रह गई। अनिका नहीं जानती थी कि प्रोफेसर एलिस जानते थे कि V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला कहाँ छुपा है। अनिका तो यह भी नहीं जानती थी कि काफी लोग ऑलरेडी जानते थे V16 पावर ड्रग के बारे में। इस वक्त शक्तिशाली गेंडे के साथ साथ अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर प्रोफेसर एलिस V16 पावर ड्रग को बनाने वाले फार्मूला के बारे में क्या जानते थे। अपने चेहरे से खून साफ करते हुए प्रोफेसर एलिस ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम जो चीज चाहते हो वह कहाँ है, मगर तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा कि तुम इन सारे बच्चों को जाने दोगे। इन बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचाओगे। अगर तुम मेरी यह शर्त मानोगे तभी मैं तुम्हें वो राज बताने के लिए तैयार हूँ। प्रोफेसर एलिस की बात सुनने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर चारों ओर अपनी बंदूक घुमाकर बेंच के और अलमारियों के पीछे छुपे स्टूडेंट की ओर देखा। शक्तिशाली गेंडा उन सब की तेज सांसें को अच्छी तरह से सुन पा रहा था, इसलिए वह जान चुका था कि पूरी लेबोरेटरी में कितना खौफ था। प्रोफेसर एलिस की ओर देखकर शक्तिशाली गेंडे ने कहा, इन सब बुज़दिलों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर इससे पहले कि शक्तिशाली गेंडा सारे स्टूडेंट को जाने का हुक्म देता, ब्लूटूथ के जरिए उसने किसी के साथ बात की। बात करने के बाद शक्तिशाली गेंडे के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वह किसी की कही हुई बात को फॉलो कर रहा था। फिर अचानक ही अपनी बात बदलते हुए गहरी आवाज में शक्तिशाली गेंडे ने प्रोफेसर से कहा, तुम इस वक्त मेरे साथ
नेगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं हो। मैं जो कहूँगा वही तुम्हें मानना होगा। इससे पहले कि प्रोफेसर शक्तिशाली गेंडे की इस बात का हाँ या ना में जवाब दे पाता, शक्तिशाली गेंडे ने अचानक ही एक के बाद एक गोली पूरी लेबोरेटरी में चलाना शुरू की। 4 से 5 राउंड फायर करने के बाद अचानक ही एक अलमारी के पीछे से एक लड़के के जोर से चीखने की आवाज आई। गोली सीधे उसकी जांघ में जाकर लगी थी। उसके पांव से काफी खून बहने लगा था और वह दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। यह देखकर प्रोफेसर एलिस पूरी तरह से टूट चुके थे। अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए प्रोफेसर एलिस ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चों को अब और ज्यादा नुकसान मत पहुंचाओ। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? मैं बताता हूँ तुम्हें, कहाँ है वह सीक्रेट फार्मूला। शक्तिशाली गेंडा काफी ध्यान से प्रोफेसर एलिस की बातें सुनने लगा। घबराती हुई आवाज में प्रोफेसर एलिस ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, वह फार्मूला फाइल नंबर 004 में है। फाइल नंबर 004 का जिक्र सुनते ही अनिका शॉक हो गई। प्रोफेसर एलिस की बातों से साफ हो गया था कि अनिका अकेली नहीं थी जो फाइल नंबर 004 के बारे में जानती थी। प्रोफेसर एलिस ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, तुम शायद जिस सीक्रेट ड्रग के बारे में बात कर रहे हो वह फाइल नंबर 004 में है और वह फाइल नंबर 004 हमारी स्पेशल लाइब्रेरी में कहीं है। मैं यह तो नहीं जानता कि वह फाइल कहाँ पर है, मगर मैं तुम्हें वह लाइब्रेरी ले जा सकता हूँ। देखो, मैं नहीं जानता कि उस फाइल में क्या है और वह ड्रग क्या काम करता है। बस मैंने कई सालों पहले यह सुन रखा था कि फाइल नंबर 004 में एक ऐसा फार्मूला है जिसके द्वारा कोई ऐसा ड्रग बनाया जा सकता है जो इंसानी जेनेटिक्स में बदलाव ला सके। इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह उस फाइल में है। मेहरबानी करके मेरे बच्चों को छोड़ दो। इन मासूम फूलों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्रोफेसर एलिस की बात सुनने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने धीरे से प्रोफेसर एलिस की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, फूल शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए भी दिए जाते हैं और कभी श्राद्ध में भी चढ़ाए जाते हैं। अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हारे यह फूल तुम्हें कहाँ देखने हैं। शक्तिशाली गेंडे को पता लग चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोफेसर एलिस अपने एक और बच्चे की मौत अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकते थे। प्रोफेसर एलिस को शक्तिशाली गेंडे ने कॉलर से पकड़ा और कहा, चलो मुझे उस स्पेशल लाइब्रेरी में ले चलो जहां पर यह फाइल छुपाई गई है। शक्तिशाली गेंडा प्रोफेसर एलिस को घसीटते हुए लेबोरेटरी से बाहर ले जाने लगा। प्रोफेसर काफी बुरी तरह से जख्मी थे, इसलिए वह ठीक से चल नहीं पा रहे थे, मगर शक्तिशाली गेंडे ने इतनी मजबूती से उनका कॉलर पकड़ रखा था कि शक्तिशाली गेंडे के पावर की वजह से प्रोफेसर एलिस घसीटते हुए उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। लेबोरेटरी के मेन गेट पर पहुंचने के बाद प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर अपने स्टूडेंट से कहा, भले ही मैं एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर अमृता के सामने हार गया हूँ, मगर एक टीचर होने की ड्यूटी मैं जरूर जीत कर रहूंगा। अपने जख्मी दोस्तों का ख्याल रखना।